हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं हम उनका पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा बिजनेस मॉडल अच्छे से समझेगा। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। इस वीडियो में हम ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे, और जो एक दो नए प्लेयर्स हैं जैसे विजया डायग्नोस्टिक हो गया या कृष्णा डायग्नोस्टिक हो गया, हम उसकी भी बात करेंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंडस्ट्री आउटलुक देखोगे तो इंडस्ट्री आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले कुछ सालों में डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रोथ दिया है। एंड अगर आप डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को डिवाइड करोगे तो बेसिकली इसमें पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी होता है। पैथोलॉजी मतलब आपका जो ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, या ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ को जो डायग्नोसिस किया जाता है। रेडियोलॉजी में बेसिकली आपका एक्सरेज हो गया, रेडियोग्राफी या CT स्कैन्स, MRI स्कैन्स, ये सब रेडियोलॉजी में आता है। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री अगर आप देखोगे इंडिया में काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, जहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, मतलब जो स्टैंड अलोन प्लेयर्स हैं, उनका अगर आप शेयर देखोगे ऑलमोस्ट 45 to 50% मार्केट शेयर है। 35 to 40% अगर आप देखोगे हॉस्पिटल्स के पास है। एंड जो ऑर्गेनाइज्ड चेन्स हैं जैसे थायरोकेयर या डॉक्टर लाल पैथलैब हो गया या विजया एंड एवरीवन, सो उनका अगर आप पूरा मार्केट शेयर देखोगे दैट इज़ 12 to 17%। सो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम स्टैंड अलोन सेंटर्स टू डायग्नोस्टिक चेन्स। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 13 to 14% CAGR की ग्रोथ यहाँ पर हुई है फ्रॉम FY17 to FY20। अब अगर इंडस्ट्री ग्रोथ आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड है, अगर FY21 to 23 की मैं बात करूँ तो 12 to 13% CAGR ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अब हम एक एक करके कंपनीज़ के बारे में जानते हैं। डॉक्टर पैथलैब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीडिंग प्लेयर है एकदम कॉम्पिटिटिव इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट में। एंड यहाँ पर अगर हम इनका हब एंड स्पोक मॉडल देखोगे, ये इनको काफ़ी स्केलिंग में बहुत मदद करता है। क्लिनिकल लेबोरेटरीज़ हैं, देन PSCs दैट इज़ पेशेंट सर्विस सेंटर्स एंड पिकअप पॉइंट्स इनके हैं। कंपनी नॉर्थ और ईस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है कंपनी की दैट इज़ कि ये लोग अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं साउथ एंड वेस्ट इंडिया में। यहाँ पर इन लोग ने मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगेन एक एक्विजिशन किया है, जो मुझे लगता है कुछ सालों बाद काफ़ी अच्छा वो एक्विजिशन से ग्रोथ होगी। अगेन अगर आप मेट्रोपोलिस देखोगे तो वो भी हब एंड स्पोक मॉडल पे ही है। वीडियो के थोड़े एंड में हम आगे जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है डॉक्टर लाल पैथलैब्स के एंड बाकी सारे डायग्नोस्टिक चेन्स के आगे ये लोग क्या कर रहे हैं, हम उसकी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि वहीं से डिटरमाइन करेगा कि अर्निंग्स कैसे होगी एंड उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ेगा। अब अगर मैं विजया डायग्नोस्टिक्स की बात करूँ, अब यहाँ से मैं विजया डायग्नोस्टिक्स के बारे में भी आपको बताऊँगी, प्लस हम कंपेयर करेंगे सारी डायग्नोस्टिक चेन्स को। अब विजया डायग्नोस्टिक ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन है, लेकिन साउथ इंडिया में इनका नेटवर्क ऑलमोस्ट 80 डायग्नोस्टिक सेंटर्स इंक्लूड करता है, प्लस फ्लैगशिप सेंटर इनका हैदराबाद में है। 11 को लोकेटेड इनके रेफरेंस लैब है अक्रॉस 13 सिटीज़ एंड टाउन्स इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। कंपनी का ऑलमोस्ट 96% रेवेन्यू इनका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से आता है। अगर आप डायग्नोस्टिक मार्केट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में देखोगे, जहाँ पर विजया का काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, यहाँ पर ग्रोथ ऑलमोस्ट 13 to 14% CAGR एक्सपेक्टेड है ओवर FY22 एंड 23। तो अगर हम थोड़ा पीयर कंपैरिजन करें और साउथ इंडिया कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो यहाँ पर विजया का ऑलमोस्ट 97% है। मेट्रोपोलिस का यहाँ से ऑलमोस्ट 26% बिजनेस आता है। थायरोकेयर का 26% आता है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स का सिर्फ 6% आता है, जो डॉक्टर लाल पैथलैब का अभी कॉन्सेंट्रेशन साउथ की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफरिंग्स की बात करें विजया की प्लस बाकी सारे चेन्स की, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज है विजया की पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी में, थायरोकेयर की पैथोलॉजी रेडियोलॉजी,
SRL की अगेन सेम, मेट्रोपोलिस इज़ ओनली इनटू पैथोलॉजी, और जो डॉक्टर लाल है दैट इज़ पैथोलॉजी इनटू रेडियोलॉजी। अगर हम टेस्ट ऑफरिंग्स की बात करें, विजया का ऑलमोस्ट 2150 है, थायरोकेयर का 408 है, जो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है ऑलमोस्ट 4953 है। सो देन अगर आप रेडियोलॉजी ऑफरिंग्स में देखोगे, सो यहाँ पर मेट्रोपोलिस तो देता ही नहीं है। जो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है, डिजिटल एक्सरे हो गया आपका, ECG, अल्ट्रासाउंड एंड थायरोकेयर भी यहाँ पर नहीं है। विजया का भी अच्छा पोर्टफोलियो है व्हेन इट कम्स टू रेडियोलॉजी ऑफरिंग्स बेसिक में। अगर आप एडवांस रेडियोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का इतना नहीं है, मेट्रोपोलिस तो है ही नहीं, विजया देन SRL में काफ़ी अच्छा यहाँ पर पोर्टफोलियो है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है, अगर आप देखोगे यहाँ पे जब बात रेडियोलॉजी की आती है, यहाँ पर ह्यूज कैपेक्स लगता है, और आपका ये जो MRI CT स्कैन हो गया, यहाँ पर बहुत कैश जाता है, और यहाँ पर इतने फुटफॉल्स भी नहीं आते हैं। सो इसी वजह से आप देखोगे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का ROCE इज़ हाईएस्ट, बिकॉज ये जो MRI CT स्कैन सेंटर्स, यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने पैसा डाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने फुटफॉल्स अट्रैक्ट होते ही नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये बेस्ट थिंग है जब आपका कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। विजया डायग्नोस्टिक अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं ईस्ट इंडिया में, स्पेशली कोलकाता में। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि देयर इज़ कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ सेंटर्स, और यहाँ पर अगर आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स फ्रॉम 19 टू FY22 तक अगर आप देखोगे तो फ्लैगशिप सेंटर एक है, दैट इज़ यहाँ पे पैथोलॉजी एंड बेसिक टेस्ट दी जाती है। हब सेंटर्स अगर आप देखोगे, जो FY19 में 15 थे, वो आज ऑलमोस्ट 21 के आसपास है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो स्पोक्स की हम बात करते हैं, वो ऑलमोस्ट 63 प्लस है। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है। प्लस अगर आप B2C शेयर देखोगे, नाउ B2C इज़ बिजनेस टू कस्टमर, सो यहाँ पर दिस इज़ कस्टमर स्टिकीनेस बिजनेस, ये ज़्यादा होता है। सो अगर आप विजया डायग्नोस्टिक्स का देखोगे, सो ऑलमोस्ट 92% रेवेन्यू इनका B2C रेवेन्यू है। देन सेकेंड कम्स डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, दैट इज़ ऑलमोस्ट 70%। एंड सबसे कम आप यहाँ पे देखोगे थायरोकेयर का है, वो लोग ज़्यादा B2B में। B2C बिजनेस अगर आप देखोगे कि ये मार्जिन एक्रेटिव, यहाँ पे मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है और स्टिकी बिजनेस होता है एज़ कम्पेयर टू B2B। अब अगर यहाँ पे आप मार्जिन्स देखोगे, कंपेयर करोगे, सो विजया के हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन्स हैं एंड EBITDA मार्जिन भी इसके हाईएस्ट है। नाउ इसके रीजंस ये है कि एक तो इनका हायर कंट्रीब्यूशन रेडियोलॉजी बिजनेस से आता है। सो रेडियोलॉजी बिजनेस में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रियलाइजेशन है वो ज़्यादा होता है, प्लस मार्जिन्स जो हैं रेडियोलॉजी बिजनेस में वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन रेडियोलॉजी बिजनेस अगर आप देखोगे हाई कैपेक्स बिजनेस है, हाई ओपेक्स बिजनेस है। इसी वजह से अगर आप देखोगे कि हम आगे नंबर्स जब देखेंगे, रेशोज़ के नंबर्स जब हम देखेंगे, वहाँ पर विजया डायग्नोस्टिक के रेशोज़ इतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे और एक रीज़न इनके मार्जिन ज़्यादा होने का है, ये है कि इनका B2C फोकस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर चेन्स। तो यहाँ पर B2C में बार्गेनिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, इसके वजह से भी रियलाइजेशंस एंड मार्जिन्स ज़्यादा हैं। सो अगर हम थोड़ा डायग्नोस्टिक मेट्रिक्स की तरफ ध्यान दें, सो रेवेन्यू पर लैब अगर आप देखोगे, सो यहाँ पर अगेन थायरोकेयर का ज़्यादा है एंड रेवेन्यू पर टेस्ट अगेन आप देखोगे, सो मेट्रोपोलिस का काफ़ी अच्छा है, देन विजया का भी काफ़ी अच्छा है। एंड रेवेन्यू पर पेशेंट अगर आप देखोगे, अगेन यहाँ पर मेट्रोपोलिस एंड विजया का काफ़ी अच्छा नंबर है। अब अगर हम ROIC की बात करें, अब यहाँ पर आप देखिए जो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हैं उनके ROIC काफ़ी अच्छा है, विजया का इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगेन दे आर इनटू रेडियोलॉजी जहाँ पर हाई कैपेक्स लगता है, प्लस इनके एडवांस टेस्ट हैं रेडियोलॉजी में जहाँ पर इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब अगर मैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की कुछ अच्छी चीज़ों की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में यहाँ पर कोई एज सच ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है नहीं। तो यहाँ पर हाउ अ रिटेलर या फॉर दैट मैटर जो भी डायग्नोस्टिक लैब है वो खुद को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने यहाँ पर B2C में बहुत अच्छे से एंट्री दिखाई। यहाँ पर फर्म ने काफ़ी नेटवर्क ऑफ लैब्स एंड कलेक्शन सेंटर्स बिल्ड किए हब एंड स्पोक मैनर में,
तो इसके लिए लोकल जो डेमोग्राफिक्स के बारे में समझना या डिमांड पोटेंशियल्स के बारे में समझना या कलेक्शन सेंटर्स ओपन करना, लैब्स ओपन करना एक अच्छे लोकेशंस पे, एक अच्छे साइज़ एंड फॉर्मेट पे। तो यहाँ पर जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन फ्रॉम दिल्ली से शुरू जो किया उन्होंने टूवर्ड्स ईस्ट, और अभी ये लोग वेस्ट में, साउथ में एंटर हो रहे हैं। सो बहुत अच्छे से ये लोग ने प्लान आउट करके एंट्री ली है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे डॉक्टर लाल पाथलैब्स की बहुत पसंद है। प्लस इनका जो कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कंपनी ने काफ़ी सिग्निफिकेंटली सिस्टम एंड प्रोसेसेस में इन्वेस्ट किया है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ओवर 5 to 7 ईयर्स डॉक्टर लाल ने काफ़ी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया है। प्लस यहाँ पे अगर आप टर्न अराउंड टाइम देखोगे कोई भी रिपोर्ट को प्रोसेस करने का, सो दैट इज़ वेरी क्विक। एंड इसी वजह से जो डॉक्टर लाल पाथलैब्स बाकी सारे डायग्नोस्टिक चेन से थोड़ा डिफ़र करता है। प्लस इनके आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने जो मुंबई में सबअर्बन डायग्नोस्टिक को एक्वायर किया है, दैट इज़ कुछ सालों बाद अगर आप देखोगे तो वहाँ से नंबर्स काफ़ी अच्छे आना एक्सपेक्टेड है। अभी जब तक वो पूरा इंटीग्रेट हो तब तक उसको थोड़ा टाइम लगेगा एंड मार्जिन्स में थोड़ा आपको हो सकता है कि लैग दिखे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों में दैट विल इंटीग्रेट और वो काफ़ी अच्छे से नंबर्स को आगे ग्रोथ दे सकता है। प्लस यहाँ पे जो जीनोमिक्स इनिशिएटिव है जो डॉक्टर पाथलैब ने शुरू की है, ऑलमोस्ट इसको 1 साल हो गया है, ये भी मुझे एक नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ लगती है, जहाँ पर एज सच जीन्स के बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि क्या आपको आगे कुछ डिजीज़ेस हो सकती हैं क्या, तो उसकी जो टेस्टिंग होती है उसके लिए डॉक्टर लाल पाथलैब्स ने शुरुआत की है। मुझे लगता है ये भी काफ़ी अच्छा एक नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ हो सकता है। Q3 के नंबर्स अगर आप देखोगे, Q3 के नंबर्स मिक्स्ड आए हैं। प्लस यहाँ पर जो नॉन कोविड बिजनेस है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है एंड कोविड बिजनेस जैसे धीरे धीरे जाके कम होगा एंड ये होना ही चाहिए बिकॉज इनका कोर बिजनेस इज़ नॉन कोविड बिजनेस। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रियलाइजेशन पर पेशेंट कंपैरेटिवली कम हुआ है क्योंकि कोविड का जो RT-PCR टेस्ट था वहाँ पर रिडक्शन होने की वजह से। प्लस जो नॉन कोविड बिजनेस है वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको देखने को मिली। जो इनका स्वास्थ्य फिट है वो ऑलमोस्ट 15% ऑफ टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एंड आगे जाके ये भी स्वास्थ्य फिट भी काफ़ी अच्छे से इनको ग्रोथ दे सकता है। यहाँ पर अगर आप मार्जिन देखोगे तो वो इम्पैक्ट हुए हैं ड्यू टू हायर पर्सनल कॉस्ट। जो इनका सबअर्बन डायग्नोस्टिक का जो इनका इंटीग्रेट हुआ है उसके वजह से, जैसे ऑलमोस्ट इनका पूरा एक्विजिशन हो चुका है, सो उसके वजह से यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से यहाँ पे मार्जिन्स पे आपको इम्पैक्ट दिखा। मेट्रोपोलिस के अगर नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन नॉन कोविड बिजनेस थोड़ा ज़्यादा ग्रो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम्स में काफ़ी शार्प ड्रॉप हुआ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एंड ये Q4 में स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। प्लस साउथ इंडिया में हैवी रेन्स की वजह से यहाँ पर इनके वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट हुआ। यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू पर पेशेंट देखोगे, रेवेन्यू पर पेशेंट एंड टेस्ट ये भी कम हुआ है ड्यू टू यहाँ पर मेट्रोपोलिस ने बेसिकली हाईटेक का एक्विजिशन किया है एंड हाईटेक के पास जो रेवेन्यू पर पेशेंट है दैट इज़ लोअर और उसके वजह से इनके नंबर्स पे अफेक्ट हुआ। प्लस यहाँ पे आप देखोगे डॉक्टर लाल पाथलैब्स प्लस मेट्रोपोलिस अगर आप देखोगे ये लोग जो टेक्नोलॉजी की काफ़ी बात करते हैं प्लस होम टेस्टिंग की बहुत बात करते हैं। तो वहाँ से दोनों कंपनीज़ का टारगेट है कि वहाँ से उनका जो ओवरऑल पूरे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में से जो होम टेस्टिंग से रेवेन्यू इनको काफ़ी अच्छे से बढ़ाना है। तो मेट्रोपोलिस हर मैनेजमेंट इंटरव्यू में यही बोलता है, डॉक्टर लाल पाथलैब्स भी यही बोलते हैं। विजया डायग्नोस्टिक के केस में मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये लोग जोग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं उसको ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वहाँ से ग्रोथ आ सकती है। प्लस यहाँ पर जो रेवेन्यू है मुझे लगता है कि 21 to 24 की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 15% CAGR ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। लेकिन रिस्क में हम बात करेंगे विजया डायग्नोस्टिक की, जब हम सारे रिस्क की बात करेंगे तो यहाँ पे हम विजया डायग्नोस्टिक में मुझे क्या रिस्क लगता है हम उसकी भी बात करेंगे।
अब हम बात करते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की। सो कृष्णा डायग्नोस्टिक को मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल ही अलग है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। सो यहाँ पर जैसे नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती हैं जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके लिए कि वहाँ पर आप आके डायग्नोस्टिक सेंटर इस्टेब्लिश करो। तो यहाँ पर जैसे कि कृष्णा का बहुत सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि उनको जगह की कोई दिक्कत नहीं आती। जो रेंट, जो बाकी के डायग्नोस्टिक चेन्स हैं उनको जो रेंट देना पड़ता है, रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं, यहाँ पर कृष्णा के पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ही उनको पूरी जगह देती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ये सब गवर्नमेंट ही सब कुछ भरती है। यहाँ पर इनको सिर्फ इक्विपमेंट्स लेके आने हैं और वो डायग्नोस्टिक सेंटर बिठाना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि एक ये बोल सकते हो कि एक इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे कृष्णा रेडियोलॉजी में है, पैथोलॉजी में है एंड टेली रेडियोलॉजी में है, जो हम आगे बात करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी देखोगे, सो इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर आप डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री एज अ होल देखोगे, ये वॉल्यूम बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर मैं B2C या कृष्णा को छोड़ के आप बाकी सारे डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री देख लो, वॉल्यूम बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पर प्राइस कई सालों से बढ़ाया ही नहीं गया है क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है। कोई भी प्लेयर प्राइस बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता है, सब वॉल्यूम पे खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पे प्राइस एस्केलेशन ऑलरेडी एग्रीमेंट में होते ही हैं। ये अलग बात है कि अगर आप कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के प्राइसेस देखोगे, दैट इज़ 40 to 70% कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाकी के डायग्नोस्टिक चेन्स होते हैं। बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स होते हैं, डिस्ट्रप्टिव प्राइसेस पे ये लोग ऑपरेट करते हैं। लेकिन इनके पास जो एस्केलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में होता ही है। जैसे ही इन लोग ने, कृष्णा ने डायग्नोस्टिक सेंटर बिल्डअप कर दिया, डे 1 से इनके पास कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। इनको कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती जैसे बाकी सारे पैथ लैब्स, बाकी सारे जो लैब्स हैं उनको मार्केटिंग एंड सबकी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती। इनको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके वजह से भी इनके मार्जिन्स में काफ़ी अपटिक हमको देखने को मिलता है। प्लस इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि ये जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है ये डॉक्टर रेफरल्स पे बहुत चलती है, तो इनको कोई डॉक्टर रेफरल फीस नहीं देनी पड़ती है। पेशेंट एक्विजिशन के लिए कोई मार्केटिंग कुछ नहीं करना पड़ता। प्लस ज़ीरो रेंटल्स पे ये लोग ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर और एक अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि इनके लो प्राइसेस हैं, हाई वॉल्यूम है, सो ऑपरेटिंग लिवरेज का बहुत फ़ायदा होता है। तो एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसकी वजह से ये लोग और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड करते हैं। इनका जो टेली रेडियोलॉजी है, जो पुणे में एक हब है इनका, सो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी CT स्कैन या MRI होता है, सो इमेजेस ट्रांसमिट किए जाते हैं ओवर इंटरनेट टू हब जो इनका पुणे में है। और फिर उसके बाद जो सीनियर टेक्नीशियन के द्वारा एनालाइज होने के बाद ये रेडियोलॉजिस्ट के पास ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो कहीं पे भी बैठ के पूरा रिपोर्टिंग देखता है एंड देन दोज रिपोर्ट्स आर सेंड बैक टू हब। तो यहाँ पर जो शॉर्टेज है रेडियोलॉजिस्ट की, इनके टेली रेडियोलॉजी के वजह से ये काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। प्लस इनका जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, तो आप कोई भी एक, जैसे मैंने कहा कि ये लोग खुद इनके ये जो इक्विपमेंट्स है ये लोग खुद खरीदते हैं। सो बल्क में ख़रीदने की वजह से इनका नेगोशिएशन जो है कृष्णा का, वो काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन है, जिसकी वजह से इनको जो इक्विपमेंट के प्राइसेस हैं वो बहुत कम दाम में इनको मिल जाता है। एंड सो यू कंसिडर एनी अदर स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक सेंटर जो एक ही है, उसको रेडियोलॉजिस्ट अपॉइंट करना, उसको पेमेंट देना, फिक्स सैलरी, इन सब में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसी वजह से जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्टैंड अलोन सेंटर्स जो हैं वो रेडियोलॉजी में ज़्यादा नहीं एंटर होते। प्लस यहाँ पे हम आगे देखेंगे इन लोग ने काफ़ी नए टेंडर्स एक्वायर किए हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये नए टेंडर्स हैं और जो सेंटर्स हैं वो नए खुलेंगे और कुछ सेंटर्स अभी अभी ही लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में खुले हैं। सो जो बहुत सारे सेंटर्स इनके पीक रेवेन्यू पे अब तक नहीं पहुँचे हैं। सो धीरे धीरे करके जैसे जैसे कुछ सालों में वो अपने पीक रेवेन्यू पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पे हमको रेवेन्यू में ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख सकती है। यहाँ आगे जाके मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज का बहुत फ़ायदा होगा।
सो इनका जो पंजाब या बाकी सारे जो प्रोजेक्ट है वो अभी अभी इम्प्लीमेंट होंगे। सो ऐसे केस में क्या होगा कि इनिशियल कपल ऑफ मंथ्स यहाँ पर एबिडा में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन धीरे धीरे ओवर द ईयर्स देखेंगे जब भी चीज़ें स्टेबलाइज होगी एबिडा मार्जिन्स आगे जाके बढ़ेंगे ही, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो एडिशनल रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूट होगा वो डायरेक्टली एबिडा एंड पैट में जाके बैठेगा। सो ऐसे केस में जो ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा हम बोलते हैं इस बिजनेस में कृष्णा को बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कृष्णा प्राइवेट हेल्थ प्लेयर्स के साथ भी टाइप्स करती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए उनके साथ भी टाइप करती है। हालांकि वहाँ पर प्राइसेस कंपैरेटिवली जो पीपीपी मॉडल है उससे ज़्यादा होते हैं। सो 33% कॉन्ट्रीब्यूशन किया है प्राइवेट हेल्थ प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट FY21 के रेवेन्यूज़ में। 26 सेंटर्स हैं अंडर प्राइवेट मॉडल ऑलमोस्ट 2 स्टेट्स में। तो अगर हम रीसेंट प्रोजेक्ट्स की देखें तो ऑलमोस्ट 5 पीपीपी प्रोजेक्ट्स इन लोग ने एक्वायर किए हैं। सो पंजाब का रेडियोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कर्नाटका का हो गया, प्लस हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। सो कृष्णा के अगर आप नंबर्स देखोगे, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे हर लैब में आप देखोगे कि जो कोविड के नंबर्स है वो कम हुए हैं, कृष्णा में बहुत अच्छे मार्जिन से जो कोविड से रेवेन्यू है वो कम हुआ है, बिकॉज वी वांट कि जो कोर बिजनेस है, नॉन कोविड रेवेन्यू है, वहाँ से ज़्यादा बिजनेस आना चाहिए। सो यहाँ पर अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट एंड मार्जिन देखोगे, एबिडा मार्जिन देखोगे, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो रिसीवेबल डेज़ हैं वो कंपैरेटिवली अगर आप नॉर्मल कोई भी कंपनी ले लो, वहाँ उनको जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बिजनेस आता है उनके रिसीवेबल डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं, विच इज़ वेरी गुड। इनका नेक्स्ट ईयर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट दे आर टारगेटिंग 650 करोड़ के आसपास, जो इनके नए प्रोजेक्ट्स आए हैं उसके वजह से। सो टॉप लाइन अगर आप देखोगे 650 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू हो जाना चाहिए, विच इज़ ऑलमोस्ट 45% इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अब अगर हम कुछ रिस्क की बात करें, सो सारे डायग्नोस्टिक प्लेयर्स में जो मुझे एक रिस्क लगता है दैट इज़ यहाँ पर जो कंपटीशन है। सो जो डायग्नोस्टिक प्लेयर्स हो गए या जो ऑनलाइन प्लेयर्स हो गए जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ से इनको काफ़ी अच्छा कंपटीशन आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके एक टाइम के बाद ये सारे जो चेन्स हैं इनको टाई अप करना पड़ेगा ये प्लेयर्स के साथ। सो बेसिकली जो आपका 1mg हो गया, बाकी सारे जो प्लेयर्स हो गए जो ये लोग सर्विसेज देंगे, वो लोग टाई अप करेंगे इन डायग्नोस्टिक प्लेयर्स से कि आप हमको इनकी रिपोर्ट्स बना के दो। सो एक टाइम आएगा, सब आई मे बी रॉन्ग, मुझे लगता है कि ये लोग इनके साथ टाई अप करेंगे नए, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत नए प्लेयर्स आ रहे हैं, यहाँ पर बैकिंग काफ़ी हो रही है। सो इस केस में यहाँ पर पार्टनरशिप के बहुत सारे चांसेस हैं और इन डायग्नोस्टिक प्लेयर्स को इनके साथ पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी अगर इनको इस बिज़नेस में टिके रहना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगेन जो नॉर्मल हाई कंपटीशन है जो बाकी सारे डायग्नोस्टिक प्लेयर्स में है, वो कंपटीशन तो पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। इसी वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्राइसिंग कभी बड़ी ही नहीं है। यहाँ पे पूरा खेल जो होता है दैट इज़ वॉल्यूम का खेल होता है। देन नेक्स्ट रिस्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पर स्केल अप करना, जो B2C वाले बिजनेसेस हैं यहाँ पर इनको स्केल अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके वजह से ये लोग एक्विजिशंस भी करते हैं। सो अगर ये एक्विजिशंस थोड़े ख़राब हो गए तो यहाँ पर इनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस केस में मुझे डॉक्टर लाल पैथलैब्स बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। देन अगर स्पेसिफिक टू विजया डायग्नोस्टिक अगर मैं रिस्क बात करूँ तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है, जैसे इनका पूरा बिजनेस साउथ से आता है, यहाँ पर मुझे एक बाकी सारे रिस्क के अलावा ये एक एक्स्ट्रा रिस्क मुझे विजया डायग्नोस्टिक्स में लगता है कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो उनका विथ रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी। सो ये एक रिस्क हो जाता है। देन कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो रिस्क मुझे नज़र आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं या जो पॉलिटिकल रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें चेंज होती है, सो यहाँ पर इनको एक ये रिस्क ज़रूर होता है। अब मुझे कौन सी कंपनी पसंद है, सो मुझे डॉक्टर लाल पैथलैब्स अच्छा लगता है। उसके रीजंस मैंने आपको पूरे वीडियो में बता दिए। प्लस मुझे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स अच्छा लगता है। कृष्णा डायग्नोस्टिक मेरे पास है भी एज अ डिस्क्लोजर। एंड यहाँ पर अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूँ, सो अगर मैं मेट्रोपोलिस की बात करूँ या विजया डायग्नोस्टिक्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी ग्रोथ है, लेकिन
डॉक्टर लाल पैथलैब्स फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रीजंस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस यहाँ पर जो सबसे बड़ा बूम जो यहाँ पर है, दैट इज़ जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास मार्केट शेयर जो जा रहा है, इसमें ये जो डायग्नोस्टिक चेन्स हैं ये लोग बहुत अच्छे से मार्केट शेयर ले सकती हैं। अब देखना ये है कौन कितने अच्छे से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी टैप इन करेगा। लेकिन यहाँ पर ऑफ कोर्स ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये लोग जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, क्या वो लोग ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से, डॉक्टर लाल पैथलैब्स या मेट्रोपोलिस, क्या ये लोग उनसे compete कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। यहाँ पर जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं दे आर एक्चुअली टेकिंग द शेयर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, तो वहाँ से वो लोग compete कर रहे हैं। सो यहाँ पर मे बी इन द नेक्स्ट 5 years 10 years यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथलैब्स में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि अभी भी उनका मार्केट शेयर कुछ भी नहीं है। सेम गोज़ विद मेट्रोपोलिस ऑल्सो, उनका भी मार्केट शेयर कुछ भी नहीं है। लेकिन माय पर्सनल चॉइस वुड बी डॉक्टर लाल पैथलैब्स एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एक अलग डिफरेंशिएटेड मॉडल पे है, प्लस वहाँ पे जो रेवेन्यू विजिबिलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर जो उनके बाकी सारे जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है जिसकी हमने बात की, उन रीजंस की वजह से कृष्णा डायग्नोस्टिक्स इज़ वन जो मुझे अच्छा लगता है। प्लस यहाँ पर अगर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में आप आगे ग्रोथ देखोगे, वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हमने नंबर्स की तो बात की, प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट पुश के वजह से अभी भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये पीपीपी मॉडल काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट हो सकता है। सो यहाँ पर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो डॉक्टर लाल पैथलैब्स हो गया या मेट्रोपोलिस हो गया, ये लोग क्या B2G में, मतलब बिजनेस जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या एंटर होंगे? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि ये लोग एंटर होंगे। कृष्णा को कंपटीशन आता है जो रीजनल प्लेयर्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप देखोगे कृष्णा काफ़ी हद तक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे टेंडर्स जीत ही लेता है। सो वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगेन डायग्नोस्टिक कंपनीज में करेक्शन आया है। सो मुझे सबसे, अगर इन सब को हम कंपेयर करें तो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है। अगर आप इफ़ आई एम लुकिंग 10 years डाउन द लाइन, सो मुझे डॉक्टर लाल पैथलैब्स भी अच्छा लगता है इस वैल्यूएशन पे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ही सस्ता है, नहीं। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, मेट्रोपोलिस, ये हमेशा ऑलमोस्ट थोड़े बहुत प्रीमियम पे हमेशा से ही रहे हैं। सो डॉक्टर लाल पैथलैब्स का वैल्यूएशन मुझे ओकेश लगता है, मतलब बहुत सस्ता तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बट ओकेश लगता है। लेकिन अगर आप इसको एकदम 5 years पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कुछ डायग्नोस्टिक प्लेयर्स का कंपैरिजन था। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है एंड आपको क्या लगता है आगे जाके ग्रोथ कैसी रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।